नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। धामी कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे जाएंगे प्रस्ताव। जो जानकारी यहां पर आ रही है, कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव जो है रखे जाएंगे। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है और कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। जो जानकारी आ रही है वो ये कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे। तो कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, अहम बैठक होने जा रही है धामी कैबिनेट की। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज धामी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। कई विभागों से संबंधित रखे जाएंगे प्रस्ताव। ये महत्वपूर्ण जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होगी और 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, अहम बैठक होने जा रही है धामी कैबिनेट की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा और कितने बजे बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज धामी कैबिनेट बैठक होने सचिवालय में होने वाली है। वहीं इस बैठक में सबसे बड़ी बात है, जो निर्णय लिया जाएगा उसमें स्वास्थ्य को और शिक्षा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं इस बैठक में यदि कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बात की जा सकती है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तराखंड के लिए अभी एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, जो अक्सर अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया कि देहरादून में भी मर्डर का सिलसिला था, देहरादून में भी मर्डर हुआ। तो इसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर भी जरूर धामी कैबिनेट की बैठक चर्चा करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, एक बहुत बड़ी चर्चा की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा जो हो वह सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि चारधाम की यात्रा भी चल रही है। तो इससे कहीं कोई बाधित ना आ जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा जब एक साथ होगी तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा होगी, श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होगी, लोग बाहर से भी आते हैं। तो इसको देखते हुए किस प्रकार से मैनेज किया जाए वो किया जाएगा। साथ ही साथ तीसरी सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग के भी विषय में कुछ चर्चाएं की जाएगी तथा स्वास्थ्य, ताकि उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग को की सही तरीके से मुहैया कराई जा सके, लोगों को स्वास्थ्य की मुहैया सही तरीके से कराई जा सके। और शिक्षा के विषय में भी कुछ ना कुछ जरूर निर्णय लिया जा सकता है इस बैठक में, ताकि लोगों को जो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूल को भी सही ढंग से चलाने के लिए निर्णय लिया जा सकता है, ताकि सरकारी स्कूल को कुछ अनुदान दिया जाए या कुछ सहायता राशि दी जाए। इस पर जरूर कुछ ना कुछ निर्णय अपने आप में एक ली जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण बैठक आज धामी कैबिनेट की होने जा रही है। 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे इस बैठक में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि कैलाश से लौटते समय हिमालय की तलहटी में स्थित कुटी गांव में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कुटी निवासी नारायण सिंह कुटियाल ने गांव की विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम धामी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और समाधान करने का आश्वासन भी दिया। उधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें के सचिव के साथ साथ सभी अधिकारी गण भी मौजूद रहे। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि मानसून सीजन हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं।
उधर राज्य सरकार अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले परिवारों को सरकार रियायती मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के बाद खाद्य मंत्री आर्य ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने आम गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। क्योंकि आज आचार संहिता के उपरांत में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे अंत्योदय के परिवार हैं अथवा हमारे जो BHH कार्ड धारक हैं अथवा हमारे जो पीले कार्ड धारक हैं, आखिरकार उनको राशन की उपलब्धता कितनी प्रतिशत या 100% उनको उपलब्ध हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्या स्थिति है, यह जानने का विषय था। और जानकारी में आया कि राशन निर्बाध तरीके से हमारे कार्ड धारकों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही यह भी चिंता एक मुझे थी कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार है जिनको कि मुफ्त में गैस रिफिल करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से व्यवस्था दी गई थी, उसकी क्या स्थिति है। तो उसमें भी जानकारी में आया है कि मुफ्त गैस रिफिल 2023-24 का हमारे सभी जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको प्राप्त हुई है, लेकिन प्राप्त होने के साथ में उनको अभी सब्सिडी नहीं मिल पाई है। तो सब्सिडी शीघ्र अतिशीघ्र उनके खातों में DBT कर दी जाए, यह विभाग को निर्देशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आर्ट गैलरी की उसकी उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अधिकारियों को साफ सफाई के साथ ही धरोहरों का संरक्षण किए जाने के भी आदेश दिए। वहीं इस पर सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफी चीजें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीजें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये चंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीजों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों को देखे। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा, बीजेपी सरकार के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार को जरूरत है कि मुद्दे पर एक ठोस कानून बनाया जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साफ कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक के बाद ऐसे जो परीक्षाएं का पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। पूरे समाज की जो मजबूत स्तंभ है, अगर इस तरह के समाज के मजबूत स्तंभ बनेंगे तो मुझे शक है कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस हिसाब से तैयार होगा। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की जो पेपर लीक की घटना है ये दोबारा रिपीट ना हो। आज इसलिए हम अपना रोष अपना व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार का हमने पुतला दहन किया है इन चीजों को लेके कि एक ठोस नीति बननी चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन सब पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं इनके पीछे बहुत बड़े सफेद पोस्ट के लोग होंगे, क्योंकि पेपर लीक होना कोई मामूली बात नहीं है और खासकर इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा जो है। उत्तराखंड में भी UPSSC के माध्यम से जो परीक्षाएं होती थी उसमें भी कुछ संगठित गिरोह उन्होंने भी इस प्रकार का पेपर लीक करने का, नकल कराने का अभियान किया था और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने का काम किया। 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा और नकल न हो तो नकल के विरोध में एक कठोर कानून अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ठीक इसी तरह से केंद्र में भी हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है
और एनटीए के द्वारा किस तरह से पारदर्शी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है कि एनटीए के पास अपना कोई तंत्र नहीं है। वो लोग आउटसोर्सिंग से परीक्षा करवाते हैं और आउटसोर्सिंग से परीक्षा करवाने में क्या क्या खामियां रह जाती हैं वो इस समय उजागर हुई है। ये कमियां उजागर होने के बाद ये कमियां न रही, इन कमियों को दूर किया जा सके और जो बच्चे परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार बहुत ही गंभीर है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि एनटीए की भी हम समीक्षा कर रहे हैं, उसके ढांचे में, उसके कार्य प्रणाली में कोई सुधार करने की आवश्यकता तो उसको भी करेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं परीक्षा लीक के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। आज युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा, वो अब आप सुनिए। भारतवर्ष में पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरह के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और एनईटी के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। आज चाहे वो वाइस चांसलर कहीं का देख लीजिए, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि का, बीजेपी की पृष्ठभूमि का होता है। आज उसकी योग्यता पे कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं, चाहे वो गवर्नर के पद हो, चाहे वो कहीं का वाइस चांसलर हो, हर जगह एक आइडियोलॉजी के लोगों को बैठाया जा रहा है, जिससे इस तरीके के घोटाले होने में इनको मदद मिल रही है और इनकी आइडियोलॉजी के लोगों को लगातार नियुक्तियां मिल रही हैं। पढ़ने लिखने वाले मेहनतकश लोग जो माँ बाप फाड़ दिखाकर अपने बच्चों के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, उनके सपनों में पानी फेरने का काम हाकम सिंह जैसे लोग कर रहे हैं और उस पर संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, मोदी का है, अमित शाह का है और उनके मुख्यमंत्रियों का है। उधर मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में निर्माणाधीन आवासीय भवन, पार्किंग, ब्लड बैंक एवं ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कार्यों को बेहतर गुणवत्ता तथा समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश स्तरीय वॉर रूम प्रभारी और साथ ही सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। दरअसल कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की ओर से उपचुनाव के लिए वॉर रूम कमेटियों का गठन किया गया है। आशीष नौटियाल और अनुराग मित्तल को प्रदेश स्तरीय वॉर रूम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं आशीष नौटियाल ने बताया कि किसी भी चुनाव में वॉर रूम का अपना एक अलग महत्व होता है। वॉर रूम के माध्यम से ही रणनीति की जाती है। वॉर रूम का इसमें प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी, संगठन मंत्री जी विशाल मौर्य जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं उन्हें निश्चित विश्वास दिलाऊंगा। मैं पूरी लगन के साथ इस दायित्व को निभाऊंगा और हमारा वॉर रूम का काम होगा, जिस भी तरह हमारे दोनों विधानसभा में जो उपचुनाव हैं, वहाँ की जितनी भी एक्टिविटी गतिविधियाँ होती हैं, जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा होती हैं, जो भी होती हैं, उनको आगे तक पहुँचाना। साथ में जो भी इनके द्वारा बोला गया है, जितने हमारे विधायक थे, चाहे ये अपने बद्रीनाथ विधायक हैं हमारे भंडारी जी, इन लोगों के द्वारा जो कल तक ये लोग भाजपा की बुराई करते नहीं थकते थे, आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, तो इन बातों को भी जनता तक पहुंचाना होगा कि इन लोगों ने पहले क्या बोला था और आज क्या बोला था। आज ऐसा क्या हो गया कि ये लोग वहां चले गए। सिर्फ जनता को गुमराह करना इन नेताओं का काम रह गया, जनता को गुमराह कर रहे हैं। कल तक विधायक थे यहाँ पर, तो ये सही खराब थे बीजेपी की नज़र में, आज वहाँ चले गए तो सही कैसे हो गए? क्यों उपचुनाव का बोझ जबरदस्ती जनता के सर पर डाला गया? तो एक एक बात को हम लोग खोलेंगे और बताएंगे जनता तक कि आखिर ये हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में लोगों को छलने का काम करें, इस बात को सोशल मीडिया के मार्फत पूरी तरह से हम लोग पूरा वॉर रूम जो हमारा दिखाने का काम करेगा।
तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए काफी दिन हो चुके हैं, बावजूद उसके प्रदेश कांग्रेस ने अभी तक किसी भी तरह का मंथन शुरू नहीं किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अब जल्द ही प्रदेश में पर्यवेक्षक आने वाले हैं, जो कि ये देखेंगे कि आखिर कहां पर कमी रह गई, जिससे प्रदेश की 5 सीटें हमें गंवानी पड़ी। बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके के उनके वो पॉइंट्स हैं। आप 5 सीटें मतलब पिछले आप कई बार से आ रहे हो, तो उसमें आप नया क्या लोग? नहीं, देखिए 2024 लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं 2019 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। भाजपा की लीड को हमने काफी हद तक कम करने का काम किया है और लगातार जो है सांगठनिक स्तर पर भी जो है मेहनत की जा रही है, सुधार किए जा रहे हैं और जिन भी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है वहां के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और स्वाभाविक रूप से पर्यवेक्षक ये जो है उन प्रदेशों में जाकर के उत्तराखंड में भी आएंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हर साल हर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा और कहा कि हर महीने खटाखट 8,500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। वहीं देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस को वोट देने वाली महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंची और 8,500 रुपए की मांग की। साथ ही महिलाओं ने कहा कि हमने तो वोट देकर अपना काम किया, अब कांग्रेस हमारा काम करे। देखिए, कांग्रेस दफ्तर पैसे लेने पहुंची महिलाओं से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करती हैं। इन्हीं तैयारियों में वो कई ऐसे वायदे करते हैं जो बाद में उनके लिए जी का जंजाल साबित हो जाता है। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, यदि बात करें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार आती है तो वे 8500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को वो देंगे। इसी को देखते हुए लगातार पूरे देश में कांग्रेस कार्यालय महिलाएं जा रही है, पुरुष जा रहे हैं ताकि उन्हें 8500 रुपये मिल जाए। कई महिलाओं ने तो फॉर्म भी भर दिया था इस चीज़ को लेकर के, 8500 रुपये को लेकर के। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून में कांग्रेस कार्यालय के पीछे, जहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। ये महिलाएं कांग्रेस कार्यालय गई थी और इन्होंने कांग्रेस कार्यालय में जाकर के वहाँ पर 8500 रुपये की मांग की, लेकिन वहाँ के नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा कुछ इन्हें कहा नहीं गया, इन्हें सिर्फ आशा दी गई। आइए जानते हैं, आपका नाम? आप जब कांग्रेस कार्यालय गए तो किस प्रकार से वो क्या करें, आपने क्या कहा? सबसे पहली बात यही बोला हमने, जो हमें तो उन्होंने क्या कहा? क्या भी बनी। तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक आपको मिल पाएगा, या आपको इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली कि 8500 रुपये दिए जा रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले से टीवी पर देखा था हमने। टीवी पर देखा जी, और हमको ये क्या गया है कि 2-3 महीने के बाद आना आप लोगों को उम्मीद और को नहीं। मतलब आपको आश्वासन दिया गया है कि मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा कोई उम्मीद नहीं। मतलब आपने अभी कहा 2-3 महीने बाद आने के लिए क्या कुछ है? ये बोला कि आना आप लोग और होएगा राहुल गांधी का, मतलब कांग्रेस पार्टी, तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 8500 रुपये आप लोग किसको वोट दिए थे? कांग्रेस को। तो आप अभी तक तो आप लोगों को किसी को नहीं मिल पाया है? नहीं। तो आप लोग क्या सोच रखते हैं कि कितनी जल्दी मिले, क्या आवश्यकता है? जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला यहाँ पर खड़ी है और वो कांग्रेस दफ्तर बार बार जा रही है, कांग्रेस दफ्तर का चक्कर लगा रही है। आइए पूछते हैं, आप इससे पहले कितनी बार कांग्रेस दफ्तर जा चुके हैं? काफी बार जा चुके हैं। आप कितनी बार कोई गए? गिनती नहीं है सर, हमारी कितनी बार जाती है। वहाँ से कुछ आपको अभी तक कुछ भी मदद नहीं हुआ कुछ है? नहीं हेल्प मिली, कुछ नहीं, कुछ परेशान हो गए। तो ये महिलाएं देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर बार बार जा रही है, इन्हें आश्वासन और आश्वासन दिया जा रहा है। इन्हें यह कहा जा रहा है कि अगले 2 से 4 महीने बाद आप आएंगे, मिल जाएगा, लेकिन इन्हें भ्रमित भी किया जा रहा है। ना तो इनकी इच्छाओं को पूरी की जा रही है, सिर्फ इन्हें भ्रमित ही की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। उधर आपको बता दें कि पौड़ी कलेक्ट्रेट के सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने पौड़ी के कूड़ा निस्तारण, पेयजल और सड़क संबंधी समस्याओं को गढ़वाल आयुक्त के सामने रखा। बैठक में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें मौके पर 3 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जनपद पौड़ी में हमने
कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक उसको दरबार क्या कहेंगे आप ये कह सकते हैं, एक फोरम था हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है, और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं, और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं, और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। एक जो सबसे हमें यहाँ शिकायतों में देखने को मिला वो जल जीवन मिशन की योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इसके लिए हमने डीएम से ये कहा है कि आप हाल फिलहाल 2 या 4 दिन के अंदर जल जीवन मिशन की एक विस्तृत समीक्षा जरूर कर लें। 3-4 प्रकरणों में हमने सीडीओ को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहां पर मौके पर जाएं। तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा को सुगम, सुरक्षित, सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी लगातार यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने संक्रिय, संवेदनशील और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर वहां पर रात और दिन के समय में वाहन चालकों को सजग करने के लिए रिफ्लेक्टर्स और ब्लिंकर्स लैंप, चेतावनी बोर्ड्स और अन्य आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।